वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज का हमारा टॉपिक है एम्फाइसेमा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसेमा के बारे में। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हम थोड़ी नॉर्मल एनाटॉमी देखते हैं कि हमें पता है कि जो ट्रैकिया है वो फर्स्ट डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकस, देन डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी ब्रोंकस विच इज़ डिवाइडेड टू फॉर्म अ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विच इज़ फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड टू फॉर्म द एल्वियुलर डक्ट्स, एंड एल्वियुलर डक्ट्स विच आर ओपन इनटू द एल्वियुलर सैक। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट पोर्शन है वो फिगर में बताया है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियुलर डक्ट्स एंड जो एल्वियुलर सैक है उसे हम कहते हैं एसिनस। और यहाँ पे जो एसिनस है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम जो एम्फाइसेमा है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि देयर इज अ परमानेंट और द इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, there is a permanent or the irreversible dilatation of air space distal to the terminal bronchioles. Distal to the terminal bronchioles means कौन कौन से पार्ट है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियुलर डक्ट्स एंड एल्वियुलर सैक। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से पोर्शन अफेक्टेड हो गए? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियुलर डक्ट्स एंड एल्वियुलर सैक। ओके, तो यहाँ पे जो ये पार्ट है उसका डायलेटेशन होगा और उसकी जो वॉल्स है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, यहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। ओके, तो उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से है उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर है। ओके, और अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से? एयर पोल्यूटेंट्स, इन्फेक्शन, फेमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ओके, तो ये तो हो गए इटियोलॉजिकल फैक्टर। और यहाँ पे आपको याद रखना है जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे मैंने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में थोड़ा लिखा है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के लिए जो नॉर्मल जीन होता है वो है PIMM, और उसमें जो म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल कम हो जाएगा और उसका पूरी तरह उसकी डेफिशिएंसी होगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हिट्रोजाइगस म्यूटेशन है तो उसमें जीन होगा PIMZ, और यहाँ पे जो होमोजाइगस म्यूटेशन होगा तो उसका जीन होगा PIZZ। ओके, तो यहाँ पे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पे पैथोजेनेसिस में क्या आएगा? पैथोजेनेसिस में मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटीएस एंड एंटी प्रोटीएस। ओके, प्रोटीएस में मेनली आएगा इलास्टेस और एंटी प्रोटीएस में मेनली आएगा एंटी इलास्टेस। ओके, और हमें पता है कि जो लंग्स है वो मेनली इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलास्टेस का लेवल है, इलास्टेस एंजाइम का लेवल है यहाँ पे इंक्रीज होता है, और जो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है एंटी इलास्टेस उसका लेवल कम होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटी इलास्टिस के बारे में थोड़ा लिखा है। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है उसे हम कहते हैं अल्फा-1 प्रोटीएस इनिबिटर। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है जो प्रोटीएस एंजाइम है उसका इनिबिटर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्फा-1 प्रोटीएस इनिबिटर, और उसे हम कहते हैं एंटी प्रोटीएस एंजाइम। ओके, तो वो बेसिकली क्या है? वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और वो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है लीवर में। ओके, और लीवर में से वो देन आएगा सर्कुलेशन ब्लड में, और ब्लड में से वो होगा लंग्स में। ओके, और जो लंग्स में जो क्या करता है कि जो इलास्टेज एंजाइम है उसका इनिबिशन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है उसका लेवल भी मेंटेन रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो एम्फाइसेमा में उसका इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटीएस एंड एंटी प्रोटीएस। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है एंटी इलास्टेज उसका लेवल कम होगा, और यहाँ पे जो डैमेजिंग फैक्टर है इलास्टेज और जो प्रोटीएस उसका लेवल ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है? स्मोकिंग। ओके, तो यहाँ के स्मोकिंग की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, लंग्स में इन्फ्लामेटरी सेल बढ़ जाएंगे। ओके, और उसकी वजह से जो मेन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है वो प्रोटीएस का लेवल इंक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से प्रोटीएस का लेवल ज़्यादा होता है। जो प्रोटीएस क्या है? वो एक डैमेजिंग फैक्टर है जो लंग्स का जो इलास्टिन प्रोटीन है उसको डैमेज करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इलास्टिक डैमेज।
ओके। और दूसरा स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो स्मोकिंग में जो ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं इनहिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बाय द ऑक्सीडेंट इन स्मोक, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, जो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, उसका लेवल कम होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे इलास्टिक डैमेज होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल, ओके। तो पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। पैथोजेनेसिस में आपको क्या लिखना है कि देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटीएज एंड एंटी प्रोटीएज। यहाँ पे जो स्मोकिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल का लेवल इंक्रीज होगा। और जो न्यूट्रोफिल्स है वो प्रोटीएज का सिक्रेशन करेगा, उसकी वजह से जो इलास्टिक डैमेज होगा। और जो स्मोकिंग दूसरा क्या करता है कि देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, उसकी वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल कम होगा और उसकी वजह से फर्दर इलास्टिक डैमेज होगा। और यहाँ पे देयर इज अ लास्ट में होगा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में मैंने क्या लिखा था कि देयर इज अ डायलेटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स, ओके। तो ये तो हो गया पैथोजेनेसिस में। और पैथोजेनेसिस में आपको एक याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, लीवर में। लेकिन जो मान लो कि जो लीवर का कोई डिसीज़ है, एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा कि जो माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जो लीवर का फंक्शन है वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा, ओके। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, उसका लेवल कम होगा और उसकी वजह से भी यहाँ पे एम्फाइसेमा देखने को मिलता है, ओके। तो ये तो हो गया पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स और टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रोस फीचर्स। ग्रोस फीचर्स में कौन कौन सा है कि लंग्स बिकम द वॉल्यूमिनस, पेल, विथ लिटिल ब्लड सप्लाई एंड देर इज अ डायलेटेशन ऑफ द एयर स्पेस, ओके। एंड माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में कौन कौन सा है कि देर इज अ ब्रोकन सेप्टल वॉल ऑफ एसिनस एंड डायलेटेशन ऑफ एयर स्पेस, ओके। और यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से, डिस्पनिया मीन्स देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके। कफ, वेट लॉस, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, उसकी वजह से बैरल शेप्ड चेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है पिंक पफर्स। पिंक पफर्स मीन्स क्योंकि यहाँ पे हमें साइनोसिस देखने को नहीं मिलता। और जो दूसरा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें हमें साइनोसिस देखने को मिलता है, उसकी वजह से वहाँ पे होता है ब्लू ब्लोटर्स, ओके। तो लेकिन यहाँ पे जो एम्फाइसेमा में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो नॉर्मल होता है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें साइनोसिस देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है पिंक पफर्स, ओके। तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से है कि डिस्पनिया, कफ, वेट लॉस, फ्लैट डायफ्राम, पिंक पफर्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स में कौन कौन से टाइप है कि सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा। सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा मीन्स यहाँ पे जो एसिनस का जो सेंट्रल पोर्शन है वो अफेक्टेड होता है, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन है वो अफेक्ट नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रल पार्ट इज अफेक्टेड, मीन्स कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। लेकिन जो यहाँ पे जो एल्वियोलर डक्ट है और जो एल्वियोलर सेक्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो अफेक्टेड पोर्शन होगा वो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ओके। यहाँ पे जो सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा है वो मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमें क्लिनिकली देखने को मिलता है। और जो सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा है वो मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग एसोसिएटेड एम्फाइसेमा है। और यहाँ पे जो अपर लोब ऑफ लंग है वो इन्वॉल्व होता है सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा में, ओके। और जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है पेन एसिनर एम्फाइसेमा। पेन एसिनर एम्फाइसेमा का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एसिनस, जो एसिनस का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। एसिनस का पार्ट में कौन कौन से हो गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सेक। तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों पार्ट हो गए वो अफेक्टेड हो गए, तो ओके। तो यहाँ पे मैंने अफेक्टेड पार्ट में कौन कौन से बताया कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सेक, यहाँ पे तीनों का डायलेटेशन होगा, ओके। तो ये है पेन एसिनर एम्फाइसेमा। और यहाँ पे जो पेन एसिनर एम्फाइसेमा है वो यहाँ पे एसोसिएटेड होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से, ओके। तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि कौन सा टाइप है एम्फाइसेमा का जो वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से ज़्यादा अफेक्टेड है, ओके। तो उसमें आएगा पेन एसिनर एम्फाइसेमा, ओके। और जो लंग्स का कौन सा पोर्शन अफेक्टेड होगा, लोअर जोन ऑफ लंग्स इज अफेक्टेड, ओके। तीसरा टाइप है डिस्टल एसिनर एम्फाइसेमा। डिस्टल एसिनर मीन्स जो डिस्टल पार्ट है एसिनस का वो अफेक्टेड होता है। डिस्टल पार्ट में कौन कौन से हो गए, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सेक, वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। जो सेंट्रल पोर्शन है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वो यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो ओनली डिस्टल पार्ट है वो अफेक्टेड है, मीन्स जो एल्वियोलर डक्ट्स है एंड जो एल्वियोलर सेक है वो अफेक्टेड है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है
वो नॉर्मल है। ओके, और लंग्स का जो कौन सा पार्ट ग्रोसली अफेक्टेड होगा, अपर पार्ट ऑफ लंग इज इन्वॉल्व। ओके, और यहाँ पे फोर्थ टाइप है इरेगुलर इम्फाइसेमा। इरेगुलर मीन्स एनी पोर्शन ऑफ दी जो मतलब एसिनस है वो अफेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे मैंने फिगर में बताया कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स भी अफेक्टेड है, यहाँ पे एल्यूलर डक्ट्स भी अफेक्टेड है, और यहाँ पे एल्यूलर सैक भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे इरेगुलरली एनी पोर्शन कैन बी अफेक्टेड। ओके, तो ये हो गया इरेगुलर एम्फाइसेमा। ओके, तो कौन कौन से टाइप आएंगे? सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा, पेन एसिनर एम्फाइसेमा, डिस्टल एसिनर एम्फाइसेमा एंड इरेगुलर एम्फाइसेमा।